हाँ चालू हो गया। एक बार याद रखना 9 मिनट 51 सेकंड है आपके पास, इतनी मेमोरी है, ठीक है। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के सभी छात्रों का कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपके इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण यानी मैं स्वागत करती हूँ। आज अंतिम वर्ष की पहली क्लास अपन लेना शुरू करते हैं, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के कारण सारी क्लासेस बंद हैं। तो निदेशालय द्वारा जैसा कि आदेश दिया गया है कि जो यूट्यूब चैनल पर डाले जाए कुछ टॉपिक्स। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं उत्तरकालीन मुग़ल। उत्तरकालीन मुग़ल हम शुरू करते हैं। औरंगज़ेब के बाद में जितने भी मुग़ल शासक हुए उनको हम शॉर्ट में अगर एक टर्म दें तो उत्तरकालीन मुग़ल के नाम से उनको जाना जाता है। मार्च 1707 में मुग़ल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र थे, आज़म, मुअज़्ज़म और कामबख्श। इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया और इस संघर्ष में जीत मिली मुअज़्ज़म को, जिसने जजाओ के युद्ध में आज़म को पराजित किया। कामबख्श की भी उसने दक्षिण में गया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में वो बहादुर शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। ये वो बहादुर शाह नहीं है जो कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह प्रथम है। जब ये शासक बना तो इसकी आयु जो है 60 वर्ष से अधिक थी। इस कारण इसकी आयु या औरंगज़ेब की आक्रामक नीति के कारण मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो रहा था। इसने एक शांतिपूर्वक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने राजपूतों से मित्रता स्थापित कर ली। मराठों में उसने ऐसा किया कि शाहू, जो कि 1790 से ही औरंगज़ेब की कैद में था, उसको मुक्त कर दिया। तो मराठे भी जो है आपस में राजा राम की पत्नी ताराबाई, जो कि अपने पुत्र को अगला शासक बनाना चाहती थी, उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। सिर्फ पंजाब में जो नेता था बंदा बहादुर, जो कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में शक्तिशाली हो गया था, सिख विद्रोह का नेता बन गया था, उसके विरुद्ध उसने दमन की नीति जारी रखी। लेकिन ना तो बंदा बहादुर को ये पकड़ सका, ना ही उसके साथ कोई सुलह हो सकी। ऐसी परिस्थितियों में 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद 1 माह तक उत्तराधिकार के संघर्ष चलता रहा और 1 माह तक इसका जो शव है वो बिना दफनाए पड़ा रहा। इतनी इसके पुत्रों ने निर्जरता दिखाई। इसके 4 पुत्र थे, अजीमुशान, रफ़ीउशान, जहान शाह और जहांदार शाह। इन चारों में से जहांदार शाह जो है शासक बना। ये शासक इसलिए नहीं बना कि ये औरंगज़ेब की तरह कूटनीति में एक्सपर्ट था या बहुत अच्छा सेनापति था, बल्कि शासक इसलिए बना क्योंकि इसको एक बहुत शक्तिशाली ईरानी सरदार था, जहाँ जुल्फ़िकार खान, उसके सपोर्ट हासिल हुआ था, उसकी मदद से ये शासक बना। तो जैसे ही शासक बना, दिखती बात है, इसने जुल्फ़िकार खान को अपना वज़ीर नियुक्त कर दिया। जुल्फ़िकार खान ने वही एक मैत्री की नीति अपनाई, जजिया की वसूली पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। इसने एक इजारेदारी प्रथा में थोड़ा वृद्धि करी, जिससे क्या होता है कि ठेके पर जो राजस्व किसानों से कितना लगान लिया जाएगा वो प्रथा शुरू करी, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। तो जैसा कि मैंने बताया, जहांदार शाह जुल्फ़िकार खान की मदद से शासक बना था। तो इसकी प्रति उत्तर में सैयद बंधु, ये पटना के 12 घराने के सैयद थे, भारतीय मूल के मुसलमान थे, उनके सहयोग से फ़र्रुखसियर, जो कि अजीमुशान का पुत्र था, वो 1713 में इसने जहांदार शाह को पराजित कर दिया, इसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। सैयद बंधु 2 बंधु थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इन दोनों ने मिलकर के इसकी मदद की थी फ़र्रुखसियर की। तो इसने बड़े भाई को अपना वज़ीर, बड़ा भाई जो अब्दुल्ला खान था उसको वज़ीर, और हुसैन अली खान को अपना मीर बख्शी, मुग़ल शासन में सेनापति मीर बख्शी को कहा जाता था, नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फ़र्रुखसियर के समय सैयद बंधु पूरे प्रभुत्व में आ गए। उन्होंने एक तरह से पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। दक्कन में उनको सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। ऐसे में फ़र्रुखसियर जो है इनके जुए से उतारना फेंकना चाहता था, इस पर ज़्यादा बंदिश हो रही थी। तो इसने बाकी सारे सरदारों से मिलकर षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले कि षड्यंत्र सफल हो जाता, सैयद बंधुओं को पता चल गया पहले से ही। उन्होंने मराठों से मैत्री कर ली, 1719 की संधि कर ली, और ये मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह, उसके साथ आए और फ़र्रुखसियर की हत्या कर दी। और उसको हटा करके बहादुर शाह का एक तीसरा पुत्र था रफ़ीउशान, उनके पुत्र रफ़ीउद्दर्ज़ात और रफ़ीउद्दौला, इन दोनों को बारी बारी से गद्दी पर बिठाया। इन दोनों की असामयिक रोग के कारण मृत्यु हो गई। इसके कारण उनको फिर चौथा, उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने जो है मोहम्मद शाह, ये बहादुर शाह का ही पौत्र था, इसको गद्दी पर बिठाया 1719 में। अब तक ये दोनों बंधु, सैयद बंधु जो है, पूरी तरह से मुग़ल राजनीति में प्रभावी हो गए थे। उनके ही हिसाब से सारा प्रशासन चल रहा था, सारे फैसले वही ले रहे थे। बादशाह कहते हैं कि सिर्फ कुरान जब पढ़ता था उस वक्त इसके समय इनके अनुचर नहीं हुआ करते थे, बाकी हर वक्त इनके अनुचर सामने रहा करते थे।
आखिरकार मुग़ल के जो दरबार में और भी जो ईरानी गुट है, जो तुरानी गुट है, वो सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने चाल चली और जो छोटा वाला भाई था हुसैन अली खान, इसकी हत्या हैदर अली से करवा दी। और जब बड़े भाई को पता चला तो वो एक सेना इकट्ठा करके गया, लेकिन बाकी के सारे सामंतों ने मिलकर, मुग़ल सेना ने मिल करके उसकी हत्या कर दी, युद्ध में वो पराजित कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से सैयद बंधु जो पहली बार सल्तनत काल के बाद में भारतीय मूल के कोई मुसलमान राजनीति के केंद्र बने थे, उनका ये प्रयास असफल हो गया। मोहम्मद शाह चाहता या उसमें अगर योग्यता होती तो तब तक भी मुग़ल सम्राट जो है वो काफ़ी शक्तिशाली था, मुग़ल शासन की सीमाएं काफ़ी फैली थी, लेकिन ना तो उसमें इतनी योग्यता थी कि वो इन चीज़ को समझ सके और ना ही उसमें इच्छा शक्ति थी कि वो प्राप्त कर सके अपने उद्देश्य को। ये सिर्फ कहते हैं कि अपने हरम में 6-6 महीने तक पड़ा रहता था और इसी कारण इसको रंगीला उपनाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि किस शासक को रंगीला कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। इसके शासनकाल में बंगाल, अवध, हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई, पेशवा शक्तिशाली होते चले गए। कहते हैं बाजीराव जो है सीधा दिल्ली पर आ गया और उसने सिर्फ डराने के लिए उसको ऐसा किया, दिल्ली पर आ गया और बादशाह को बताया कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ, 2 महीने के आसपास दिल्ली की जनता लूटपाट करती रही और ये कुछ भी नहीं कर सका, ये खुद नादिर शाह का बंदी बन करके रह गया। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो कुछ शासक आ रहे हैं उनके नाम हैं अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। अहमद शाह के समय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, आपको पता ही है। आलमगीर के समय प्लासी का लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद शाह आलम, इसके समय जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया और इसके कारण ये जब हार गया तो अंग्रेज़ों का ये पेंशन याफ्ता होकर के रह गया। बाद में ये शासक बना भी तो खुद के नहीं बल्कि महादजी सिंधिया की मदद के कारण ये शासक बना। और 1806 में अकबर सेकंड जो है, कहाँ तो वो अकबर था जिसका दुनिया में नाम था, ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में शासक बना और ये इनकी तब तक सत्ता जो है केवल दिल्ली के लाल किले तक सीमित होकर के रह गई थी। अकबर सेकंड की मृत्यु के बाद बहादुर शाह अगला शासक बना, जिसको अंग्रेज़ों ने तब तक कठपुतली बनाए रखा जब तक कि उनका पूरे भारत पर स्वामित्व नहीं हो गया। आप 1857 की क्रांति जब भी पढ़ते हो तब जानते हो कि बहादुर शाह द्वितीय जो है इसके वापस से शासक घोषित किया गया 1858 में। अंग्रेज़ों ने इसको भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु बाद में हो गई। तो इस तरह से मुग़ल जो है औरंगज़ेब के बाद में कौन कौन से शासक हुए, इस टॉपिक में आपको सब पता चल गया होगा। और अगला जब भी हम पढ़ेंगे कि कैसे स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई, किन किन ने की और उनका आगामी भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। कॉलेज के YouTube लिंक को ज़रूर आप जो है उसको लाइक कीजिए और डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।